नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे देश के उस सियासी मुद्दे की जिसको लेकर के सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये हो पाएगा। हम बात कर रहे हैं क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा मोदी के खिलाफ, और हो पाएगा तो क्या मोदी को मात दे पाएगा। इन दिनों सियासी गलियारों में ये सवाल तैर रहा है और इसको हवा तब मिली जब शरद पवार ने मुंबई में कहा कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। दूसरी तरफ केसीआर ने बिहार में जाकर के और नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश ने हाल ही एनडीए का दामन छोड़ करके और हाँ जी, त्रिवेदी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारी चर्चाएं, ब्लॉगर्स ये लिख पा रहे हैं कि क्या होगा 2024 का सिनेरियो। हालांकि बहुत जल्दी है, 1.5 साल का वक्त अभी बाकी है, लेकिन चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। क्या माना जाए कि मोदी जी के खिलाफ क्या कांग्रेस सहित सभी दल एकजुट हो पाएंगे, या फिर ये फूट रहेगी कि नेतृत्व कौन करे, और अगर एकजुट भी होते हैं तो क्या मोदी जी को मात दे पाएंगे। देखो योगेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा कि एक बार अमित शाह ने कहा था कि 2050 तक तो टक्कर में कोई नहीं। और उसके बाद से ये कह दिया था 16-17 के बाद ही। उसके बाद से ये बवाल जबरदस्त तरीके से चल रहा है और सारे कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुंबा जोड़ा वाले हालात देश में बढ़ते आ रहे हैं। ये बार बार आते हैं मंचों पर, एक साथ हाथ खड़ा करके मिला के खड़े हो जाते हैं। मंच से उतरते ही सारे हाथ गायब, कोई इधर कोई इधर, किसी का वैचारिक मतभेद, किसी को पद की हो, किसी की हो। अभी जो मुद्दा चला है, तो खाली जो के चंद्रशेखर राव नीतीश कुमार से मिल लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी के खिलाफ ये तैयार हो गया है माहौल। कांग्रेस अभी साथ है ही नहीं। कांग्रेस अभी आप राष्ट्रपति चुनाव देखें, उपराष्ट्रपति चुनाव देखें, जिस तरह से अमित शाह की रणनीति, मोदी जी की रणनीति, नड्डा जी की रणनीति ने मात दी है, इसमें अब हालात ये थे कि उपराष्ट्रपति में सहमति तक नहीं बन पाई, जबकि विपक्ष को तो पहले ही ये तैयारियां कर लेनी चाहिए कि भाई किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव में भले ही हार हो जो हो, लेकिन उनको तो प्रत्याशी देने में ही बड़ा समय गुजर जाता है। तो अभी इस देश के जो हालातों में 2023 दिसंबर से पहले 11 राज्य सिमटने हैं और 2024 में बड़ा और महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। लेकिन वर्तमान जो हालात को देखें, विपक्ष की स्थिति को देखें, तो अभी नहीं लगता कि किसी भी तरह से विपक्ष एकजुट हो चुका है और विपक्ष मोदी जी को, इनको बीजेपी को टक्कर दे जाएगा, क्योंकि अभी कोई मुद्दे नहीं है। चौकीदार चोर है कह लेना या कोई इधर उधर उस पर आरोप लगा देना। जैसे गुलाम नबी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि देश में बेरोजगारी मुद्दा है, देश में और भी मुद्दे हैं, देश में गरीबी मुद्दा है, भुखमरी मुद्दा है, देश में चौकीदार चोरी मुद्दा नहीं था। तो मैंने तो उस टाइम भी विरोध किया था। अब आप देखिए कि जो पार्टी के अंदर कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि देश में इतने मुद्दे हैं, चौकीदार चोर मुद्दा नहीं, मैं तो इसमें साथ नहीं था। यानी कांग्रेस में रहते ही वो उनके साथ नहीं थे। जब कांग्रेस में रहते ही इतने बड़े लीडर उनसे सहमति नहीं है, तो आप और दलों के साथ कैसे मान सकते हैं कि सारे के सारे दल एक साथ एक हो जाएंगे। अब
राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति में ममता बनर्जी ने बिल्कुल अलग कर लिया था ऐसे मुद्दों पे। तो इसका जो मैसेज जो जाता है जनता में जाता है या कार्यकर्ता में जाता है, जो दलों में जाता है, उस मैसेज के आधार पे जो रणनीति तय होती है। आज भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें, 1 मिनट लूंगा, आधी मिनट लूंगा, भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें, आज वो मुख्यमंत्री बदल देते हैं। कहीं आपने किसी विरोध किया सुनी बात? किसी को भी उन्होंने त्रिपुरा बदले या उत्तराखंड में जो बदले या फिर हारे हुए कोई मुख्यमंत्री बना दे, आपने सुना किसी ने विरोध किया? किसी की निकली या नितिन गडकरी जी को संसदीय दल वहां से हटा लिए सुनी? लेकिन यहाँ अगर छोटी सी भी बात हो जाए तो बड़ा बवाल मच जाता है। तो सबसे पहले घर को मजबूत करके दूसरे दलों के साथ गठबंधन की बात करनी होगी, वरना मंचों पे हाथ खड़े कर लो, मन से उतर के हाथ अलग अलग कर दो। तो ये इस तरह से मुझको लगता नहीं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है। आप 2024 की चुनौती तो तब आप फेस कर पाएंगे, उससे पहले आपके सामने चुनौती यह है कि आप एकजुट कैसे हो पाएंगे। मैं देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट से आप सब लोग त्रस्त हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2024 में मुकाबला कैसे करेंगे? अगर सभी अकेले चलेंगे तो मोदी है तो मुमकिन है। देखिए योगेंद्र जी, एक बात तो स्पष्ट है कि हमारे देश में जो विपक्ष की स्थिति है उसमें कांग्रेस को अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। कांग्रेस एक लीडिंग पार्टी है, आज के दिन सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ये न आशा करे कि बाकी के दल, क्षेत्रीय दल उनके लिए सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। वो अपना वजूद बना के रखना चाहेंगे और कांग्रेस चाहे या न चाहे, या देश चाहे या न चाहे, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके वजूद को स्वीकार करते हुए अगर कांग्रेस आगे बढ़ेगी तब तो कुछ विपक्ष की एकता की बात हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की एक जैसी स्थिति है। ये मोनोपोलिस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मोनोपोली करती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यही कर रही है। अब ठीक है कि उनके पास सरकार है, भोली भाली जनता एक पंजे में फंस गई है, अब वो निकलने के लिए तड़फड़ रही है, लेकिन जनता उससे निकल नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी को बर्बाद कर दिया, आपके नौकरशाही को बर्बाद कर दिया, आपकी मीडिया को बर्बाद कर दिया। अब सब कुछ जो है पंगु बना करके इन्होंने एक तरह से दास्ता की स्थिति बना दी है। इससे देश बाहर निकलना चाहता है और विपक्ष की जिम्मेदारी भी है, लेकिन 2 चीजें आवश्यक हैं विपक्ष की एकता के लिए। एक तो आप पब्लिक के पास जब जाकर के वोट के लिए कह सकते हैं जब आपके पास सॉल्यूशन हो, बकवास नहीं, नारे, खाली नारे नहीं, आपके पास सॉल्यूशन होने चाहिए। तब आप जनता के पास जाएंगे तो आपको कोई वोट डालेगा, वरना आपको वोट नहीं डालेगा, आप पप्पू और गप्पू होकर के रह जाएंगे। तो ये मानना पड़ेगा विपक्ष को कि कौन लीडरशिप दे सकता है, कौन इस देश की समस्या के समाधान के तौर पे आगे आ सकता है, उसको लीडर मानिए। और छोटे और बड़े दल की जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है, उसको एक रीजनेबल और जस्टिफाइड जगह दीजिए, तब कोई होगा। लेकिन इसके लिए एक लीडरशिप की आवश्यकता जो इस बात को इनिशिएट करे। वो इनिशिएशन अभी तक कोई आगे नहीं आया। मुझे लग रहा है कि सिविल सोसाइटी के लोगों को आगे आना चाहिए और एक न्यायपूर्ण विपक्ष को एकजुट करने के लिए व्यवस्था देनी चाहिए, तब शायद हो सकता है सहमति बने, वरना देश बर्बादी के कगार पे है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पे उतरी हुई है, वो धर्म, जाति और उसमें बर्बाद कर दिया है, इकोनॉमी बर्बाद है, इनसे संभल भी कुछ नहीं रहा है। बॉर्डर पे चाइना बेलगाम है और इस पे ये खामोश होकर के ऐसे बैठे हैं जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं है। चले मैं वापस लौट रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ अभी आपके पास में। मैं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी के पास में जाना चाहूंगा। प्रदीप जी, विपक्ष में अगर बात करें तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो चेहरे बदल सकते हैं, आरोप एक जैसे हैं। आप भी वही कहेंगे कि हमारी सीमाओं पर इधर पाकिस्तान नजरें गड़ाए बैठा है, इधर चाइना एनक्रोचमेंट करता जा रहा है, बेरोजगारी का आलम है, महंगाई है, चीजें वही हैं सारी की सारी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लीडरशिप किसकी होगी, क्या एकजुट हो पाएगा? और अगर नहीं हो पाएगा तो जैसे प्रमोद वशिष्ठ साहब ने रिपीट किया अमित शाह की बात को
वो खारिज करना बहुत मुश्किल होगा। योगेश जी, वर्तमान स्थितियों में अगर हम नजर डालें तो जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, ये बातें पहले भी होती रही हैं, पर सवाल यह है कि जो बात वास्तविकता में है उसको छोटे दल स्वीकार नहीं करते हैं। सवाल यह है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपने नेतृत्व है, और वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें जिस तरह का भाजपा का जो एजेंडा चल रहा है कि गैर भाजपा सरकार को इनके गिराने की बात हो रही है, तो मैं समझता हूं ये सभी विपक्षी दलों को सोचने का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों पर जो हमला कर रही है या जो जिस तरह से उनको अपदस्थ कर रही है, ये उन सभी की चिंता का विषय है और ये सभी क्षेत्रीय दल से प्रभावित है। अब सवाल यह है कि देश की वर्तमान परिस्थिति में अगर आप देखें तो ममता बनर्जी भी एक क्षेत्र मजबूत क्षेत्र हैं, दूसरी तरफ देखें तो अरविंद केजरीवाल जी भी एक उभरते सितारे इस राजनीति में देश की में हैं। पर सवाल यह है कि जिस तरह की राजनीति दोनों दल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अपने कार्यकलापों से और अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं से अपने आप को विपक्ष के साथ जोड़ा नहीं है। जहां तक ममता बनर्जी की बात करता हूं, ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी कोसती हैं, उनसे झगड़ा भी करती हैं, उनसे लड़ाई भी करती हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो अपने लोभ के लिए मतदान से दूर हो गई, तो उनका व्यक्तित्व संदिग्ध हो गया है। मैं समझता हूं वो एक सशक्त प्रत्याशी हो सकती थी, वो विपक्षी एकता को मजबूत करने की एक अच्छी धुरी हो सकती थी, लेकिन उनके इस कार्यकलाप ने उसको इस रेस से बहुत पीछे छोड़ दिया है। जहां तक आपकी राजनीति है, आपकी राजनीति भी उसी तरीके से है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बराबर की दूरी बनाकर राजनीति करना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि जो भाजपा चाहती है उसमें उनका ये उद्देश्य कि वो किसी से ना मिलकर देश में राजनीति करें, और जिस तरह करना चाहती हैं तो मैं समझता हूं कि वो भी एक दोनों की दोनों दल, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो चाहे आप हो, उन दोनों के वोट बंटवारा करेंगे तो जो भाजपा को सीधे तौर पर फायदा होता है। अब रही बात कांग्रेस की, मैं कांग्रेस की एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस अपने बहुत ही कमजोर स्तर पर है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब वर्तमान परिस्थितियों में कुछ अच्छा होने जा रहा है। ये कांग्रेस में तय हो गया है, गांधी परिवार के नेतृत्व बाहर निकल करके अब मैं समझता हूं किसी कांग्रेस से व्यक्तित्व के हाथ में आएगा, और जिस तरह के चुनाव की प्रक्रिया जो कांग्रेस में चल रही है उसमें यह बात तय हो गया कि गैर गांधी परिवार से इस बार हमारी पार्टी का अध्यक्ष होगा, ये लगभग तय हो चुका है। लेकिन मेरा ये मानना यह है कि लोकतंत्र है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस में चुनाव होगा, लेकिन जब चुनाव आप में बात दिल्ली के अंदर सुरजेवाला ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी निडर नेता के रूप में मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं और नेतृत्व उन्हीं को संभालना चाहिए। योगेंद्र जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि गांधी परिवार के अलग अध्यक्ष होगा, क्या ये डिसाइड हो गया है? अभी तो नॉमिनेशन होगा तब तय होगा, अभी तो कुछ भी तय नहीं है। देवेंद्र जी, लाइन बड़ी स्पष्ट है कि गांधी परिवार जिसके साथ होगा वो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, उसके समर्थन से कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनेगा गांधी परिवार के सहयोग से ही बनेगा, ये बिल्कुल तय है। लोकतांत्रिक बातें हैं, पार्टी बातें हो रही है, विचार हो रहा है, लोग अपनी उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में व्यवस्था है, हर आदमी कर सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि इस बार गैर गांधी परिवार से कांग्रेस का अध्यक्ष होगा और गांधी परिवार के कांग्रेस का। लेकिन योगेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, प्रदीप जी, हम अलग दिशा में चले जाएंगे, अदरवाइज तो सवाल ये भी खड़ा होगा कि जब गांधी परिवार की वर्दस्त मिलेगी वही व्यक्ति बनेगा तो चुनाव का क्या, फिर अनाउंस ही कर दीजिए। तो मैं माफी चाहूंगा, इस एजेंडा को नहीं लेना चाहूंगा यहाँ चुनाव पहले कांग्रेस में अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा तो विपक्ष की एकता हो जाएगी। कांग्रेस में चुनाव तो पहले से भी हुए हैं योगेंद्र जी, पहली बार नहीं चुनाव हो रहे हैं पार्टी में चुनाव पहले भी हुए हैं, परम स्थिति के अंदर बनी हुई है, चुनाव पहले भी हुए हैं। कांग्रेस में गांधी परिवार समर्थित उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है और प्रक्रिया होने जा रही है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विपक्षी एकता की बात है वो बनेगा नहीं बनेगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ओवरऑल एजेंडा एक ही है कि बीजेपी इस समय निरंकुशता की पराकाष्ठा पार कर रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, उसको कोई चिंता नहीं है, चुनी हुई सरकारों को गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है, गिराया जा रहा है, तो ऐसे में देश की सियासत को एक अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और केवल बस एक ही कैसे भी हो सरकारें गिरा करके बीजेपी को सरकार में लाना। तो ऐसे में विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है,
ये आप लोगों के सामने चुनौती हो सकती है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो विपक्ष के जो आज दल हैं बीजेपी के राज्यों से ज्यादा सरकार में है, और वो अगर परसेंटेज एकजुट होती है तो आप लोगों के लिए 2024 में चुनौती बन सकती है। आपने किसको कहा है? शैलेंद्र धाबाई जी, भाजपा शैलेंद्र धाबाई जी से सवाल है मेरा, क्यों चुनौती के बारे में पूछ रहा हूं तो मोदी जी के सामने चुनौती होगी 2024 अगर विपक्ष एकजुट होता है तो। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो काडर बेस्ड पार्टी है और संगठन वह प्रमुख है, और जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखिए लगातार 8 वर्षों में निरंतर नरेंद्र मोदी जी ने जो जन कल्याणकारी नीतियां थी, जो कल्याणकारी राज्य की और देश की जो सोच है, उसको उन्होंने लागू करने की कोशिश की है। और जहां तक बात रही कि संविधान, और आप बता रहे थे कि निरंकुशशाही, ये बिल्कुल गलत है। आपको याद होगा, हम जो आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, वो किसी तरह से संविधान संवत और कानूनी रूप से चल रही है। आप देखिए, क्या इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल भूल सकते हैं जहां उन्होंने लोकतंत्र का गला घोट दिया था और इमरजेंसी लागू करती थी 2 साल। अरे धाबाई जी, कहाँ इतिहास में जा रहे हो? वर्तमान और भविष्य की बात करो। आप ये इतिहास में मत जाया करो। इतिहास में कमजोर लोग जाया करते हैं, जिनका अपना कुछ नहीं होता वो इतिहास में जिंदा रहते हैं। आप वर्तमान और भविष्य के बारे में बात किया करो। इंदिरा गांधी पे जाते हैं, नेहरू गांधी पे जाते हैं, वहां क्या लेना देना? अब वो तो चले गए। सारी पार्टियां अगर कमजोर हुई है, मुख्य विपक्षी जो कांग्रेस पार्टी थी वो कमजोर हुई है, अगर उनके वहां के लोग या नेता वो टूट के गए हैं, तो वो वहां की कार्यप्रणाली, नेतृत्व में विश्वास नहीं होना और जो वहां की कार्यशैली थी उससे टूट के गए हैं। लोकतंत्र का व्यवसायीकरण कर दिया है आपने शैलेंद्र जी, लोकतंत्र का व्यवसायीकरण कर दिया है आपने, या अन्य विपक्षी दलों से करिए। आप सरकार खरीदते हैं, विधायक खरीदते हैं, योगेंद्र जी, आपने मंडी बना दिया। विपक्ष की एकता का फार्मूला आम आदमी पार्टी देगी, आप चिंता मत करिए। एक बार अपनी बात पूरी कर ले, मैं देवेंद्र शास्त्री जी के पास में लौटूंगा। शैलेंद्र जी, यहाँ सवाल ये, विपक्ष एकजुटता का जो आधार जो बताया जा रहा है वो ये है कि एक चुनी हुई सरकार को अगर महाराष्ट्र में डिस्टर्ब किया जाता है, या फिर मध्य प्रदेश में किया जाता है, या राजस्थान में किया जाता है, दूसरे राज्यों में किया जाता है, तो कहीं भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी का भी आरोप रहा कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया, 40 विधायकों को खरीदने की कोशिश की। ये एक एक जगह बात चलती है, तो हर व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी सरकार आज है, कल पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ऐसे में अगर केंद्र से मुझे सरकार को बाहर करना है तो एकजुट होना पड़ेगा। ये आपके सामने एक चुनौती हो सकती है, जैसा विपक्ष सोच के चल रहा है। मैं सिर्फ उस पर जानना चाह रहा हूँ, आप इंदिरा गांधी जी का जिक्र, नेहरू जी का, इनका जिक्र मत करिए, टू द पॉइंट पे अपन आए। आप योगेंद्र जी, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो हम देश हित का काम कर रहे हैं, जो विकास है, सुशासन है, जो सरकारों को देश का विकास बहुत हो रहा है, देश को कुछ करने लायक छोड़िए। देश को मतदाता को भ्रमित किया जा रहा है। शैलेंद्र जी लौट रहा हूँ आपके पास में, आप शैलेंद्र जी लौट रहा हूँ, शैलेंद्र जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ, देवेंद्र शास्त्री जी के पास जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या जनता के गले उतर पाएगा, क्या हाँ विपक्ष एक स्थायी सरकार दे सकता है? क्योंकि 1984 के बाद में एक मजबूत सरकार के रूप में अब पहली बार मेजोरिटी मिली 2014 के अंदर। बाकी तो मजबूरियों की सरकारें चलती आ रही थी, और जब अलायंस में गवर्नमेंट होती है और एक पार्टी के पास में वो मेजोरिटी नहीं होती, तो आप समझ सकते हैं कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम या एजेंडे के तहत सरकारें चलती हैं, उसमें बहुत सारे कंप्रोमाइजेस किए जाते हैं। जो अपने रीजनल पार्टीज हैं उनके अपने एजेंडे होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट में बन तो जाते हैं लेकिन उनके एजेंडे तो दबाव की एक पॉलिटिक्स होती है। 14 के बाद में एक स्थायी सरकार के रूप में बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिली। तो हमारे यहाँ पे एक तबका ऐसा भी है जो ये विचार करके चलता है कि गवर्नमेंट किसी की भी हो लेकिन मेजोरिटी क्लियर होनी चाहिए, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज जो पॉसिबिलिटीज है और जो आज ताजा जो घटनाक्रम देश की राजनीति में चल रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस करिए तो आपको शायद इसका सॉल्यूशन दिखाई देगा। अभी देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक के बाद दूसरे राज्यों में अपना नेटवर्क बनाते जा रही है और अपनी सरकार बनाती जा रही है, और जिस तरह का मैंडेट, एक तरफा मैंडेट
आम आदमी पार्टी को मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी के लिए क्लियर कट चुनौती है। और उसके आधार पे गुजरात में एक मिनट धावाई जी एक मिनट चिंता मत करिए हम हिसाब किताब पूरा करेंगे, चिंता मत करिए, हिसाब किताब पूरा करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह का गुजरात में डेवलपमेंट चल रहा है, पॉलिटिकल सीन चल रहा है, इस तरह का गुजरात में हालात चल रहे हैं और इनकी रेवड़ियां बढ़ रही हैं, इनकी रेवड़ियां बढ़ने लग गई हैं। सवाल कर रहा हूँ, जवाब आप ही को देना है। देवेंद्र जी आप अपनी बात कहिए, शैलेंद्र जी जवाब मैं आपके पास लौटूंगा। वही मैं कह रहा हूँ कि जनता जो है क्लियर कट मैंडेट देगी, किसके पक्ष में देगी, कितना देगी, ये तो अभी हर एक पार्टी की मेहनत पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको संकेत बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर कांग्रेस का सफाया हो गया, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। पंजाब के अंदर कांग्रेस का सफाया हो गया, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी नहीं थी और जो थी वो भी नेस्तनाबूद हो गई। तो मैं अब बारी गुजरात की है, अब बारी गुजरात की है। भाई जी चिंता मत करिए, राजस्थान में भी करेंगे, यहाँ भी आपका पार्टियां साफ होगा, चिंता मत करिए। तो मैं गुजरात के बारे में कह रहा था, अभी जो ताजा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी जो सर्वे हुए हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के और टाइम्स के और आम आदमी पार्टी के, उसमें क्लियर कट है कि आम आदमी पार्टी 60+ सीटों के ऊपर आज के दिन अपना दावा कर रही है और उसका आधार बन गया है। अब हाँ, वो सब लोग ना करेंगे, वो पंजाब के लिए भी ये सब जो करामाती लोग थे सब मना कर रहे थे, अभी उनके सारे दावे ध्वस्त हो गए। अब ये बेशर्मी के साथ वहां भी इसी तरह की कैलकुलेशन बताते हैं। सरकार देखिए सोल्यूशन जो है जनता देगी। नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनाव लड़ने लायक नहीं, आपको बता रहा हूँ। अमित शाह जो है अहमदाबाद से दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे अगर ये गुजरात के चुनाव की एक क्रांति हो गई, और ये क्रांति होने वाली है। आप देख रहे हैं राजस्थान में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजरात के बॉर्डर एरिया में चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पर राजस्थान की वोट बैंक है, उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एजेंडा 2024 में अगर सब पार्टियां यही सोच के चल रही हैं, अभी अखिलेश से बात करेंगे कि साहब मैंने अभी लूज किया स्टेट इलेक्शन, यूनियन गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होगा, यानी कि आम चुनाव जब होगा 2024 का तो पब्लिक मेरे साथ है। कांग्रेस से बात करेंगे कि सभी राज्यों में हमारे साथ है पब्लिक, चंद्रशेखर राव से बात करेंगे कि हमारे साथ में, नीतीश से कहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग एक ऐसा इंतजार करेंगे कि 2024 का हम इलेक्शन तो सभी लड़ लेते हैं, जिसके पास ज्यादा सीट आएंगे वो साथ होगी। नतीजा क्या मिलेगा कि 100 के नीचे सारे गठबंधन रह गए, तो कैसे चुनौती दे पाओगे आप? सारे लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि हमें मोदी जी की निरंकुशता से, उनके हठधर्मिता से सब परेशान है। आप ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जनता क्लियर कट मैंडेट देगी, क्लियर कट मैंडेट देगी, आप चिंता मत करिए। और जो किस लीडर को और किस पार्टी को लीडरशिप है वो भी जनता तय करेगी, ये विपक्ष आपस में तय नहीं कर पाएंगे, ये जनता को तय करना है और जनता तय करेगी, मैं आपको बता रहा हूं। और ये संकेत जनता दे रही है, लगातार दे रही है। चलिए मैं शास्त्री साहब, मेरा एक ही सवाल योगेंद्र जी, मेरा एक ही सवाल देवेंद्र जी से है कि वो गुजरात का खाता तो खोल रहे हैं, लेकिन उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में उनकी सरकार को खत्म करने के लिए आसपास शासन लगाने की तैयारी कर रही है। आप ये समझिए, आप अकेले कर पाएंगे। ये जो दिल्ली में सरकार गिराएंगे ना, इसीलिए आपको कांग्रेस भी साथ में है। हाँ, कांग्रेस उससे खुश है, कांग्रेस प्रसन्न है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यही जो है नरेंद्र मोदी की ताबूत में अंतिम कील होगी जिस दिन ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म करेंगे। किस तरह से डिक्टेटरशिप है, ये जो दावाई कह रहे हैं कि हम कांग्रेस, यही प्रजातंत्र के खिलाफ इनका एक्शन है और यही इनके ताबूत में अंतिम कील होगी जिस दिन ये दिल्ली की सरकार खत्म करेंगे। चले डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, कैसे एकजुटता हो पाएगी, कैसे लड़ेंगे मोदी जी से आप लोग? मैंने आपसे कहा, कांग्रेस ने पहले भी कहा, नेतृत्व ने पहले भी कहा है कि हम क्षेत्रीय दलों के साथ, हमारा नेतृत्व कोई इशू नहीं है, हम सबके साथ मिलकर विपक्ष की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसका पार्ट बनना चाहते हैं। ये शरद पवार जी के साथ भी बात हो चुकी है, ममता जी से बात हो चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व के प्रति कभी भी
सकारात्मक नहीं है। वो सबके साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर राजनीति कर भाजपा को सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार है, और पहले भी नेतृत्व ने कहा और अभी हम तैयार। चलिए, तैयार तो हैं, तैयार तो हर बार रहते हैं आप, लेकिन होता क्या है, बिक जाते हैं बाद में। आप ये तो सोचिए, तैयार तो आप हमेशा रहते हैं, लेकिन आपके विधायक बिक जाते हैं। क्षेत्रीय नेतृत्व बिखरता है, कांग्रेस कभी नहीं दिख रही है। कांग्रेस से बात की है, महाराष्ट्र में हमने साझेदारी की, हमने बिहार में साझेदारी की, हमने दोनों जगह साझेदारी की है, और तीसरे पार्टी के रूप में हम शामिल हुए हैं। इसलिए हमने कभी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया। हमने कहा क्षेत्रीय दलों के साथ ही मजबूती की जा सकती है और अपोजिशन को इकट्ठा किया जा सकता है। जी, आपके पास आना चाहूंगा, शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। सुकून मिल रहा है आपको? बिल्कुल योगेंद्र जी, आप देख सकते हैं कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो किस तरह से बिखर चुकी है, और अभी तो इनको कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की आवश्यकता है। और आप देखिए, आपके प्रवक्ता इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जिनका एक भी सांसद प्रतिनिधि नहीं है, आप देखिए संसद में। और जहां तक रही अन्य विपक्षी 11 सांसद है हमारे एजेंडे और सब क्षेत्रीय दल हैं, इनकी कोई व्यापकता नहीं है पूरे भारत में। आप देखिए, पूरे जो विपक्षी पार्टियां हैं, हम बताएंगे, चिंता मत करिए, व्यापकता संवाद और वैचारिक मतभेद उजागर होकर सामने आ गए। तो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो अपने कल्याणकारी नीतियों के कारण, सुशासन के कारण, विकास के कारण, और जो आंतरिक कल्याण किया, जनता मर गई है, माफ करना, ऐसा कल्याण तो न करें आप, देश को वक्त दीजिए। ऐसा कल्याण आना चाहूंगा, प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। हमारा तो देश ही लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी है, ऐसा कल्याण देश को नहीं चाहिए। लेकिन ये कल्याण कैसा होगा विपक्ष का? विपक्ष को कोई एकजुट होने की मुझे स्थिति दिखाई देती नहीं है। कांग्रेस को यात्रा निकल। शैलेंद्र जी समय कम, आपका ये मुद्दा बड़ा ही महत्वपूर्ण, देश के लिए भी, जनता के लिए भी, सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन अभी आपने आपके चैनल पे ही इस बात को देख लिया कि दल कैसे एक होंगे। ये जैसे अपने भाई लोग, पूजनीय भाई साहब, आदरणीय, जो यहाँ विवाद हो रहा है, ये बड़े स्तर पे भी होता है। और वो ये मुद्दों का विवाद ये आम आदमी कांग्रेस को नहीं चाहती, कांग्रेस आम आदमी को नहीं चाहती। ये तो देखिए, डेमोक्रेसी की यही है, डिबेट तो होते ही रहता है, पार्टी के अंदर चलता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार किसकी बने या आप जीते गुजरात में, अच्छी बात है। थोड़ा पीछे होइए प्रमोद जी, हल्का सा पीछे होइए, आपका फोरहेड कट रहा है, थोड़ा सा पीछे फ्रेम। हाँ जी, अब बोलिए। मुद्दा सर ये नहीं है कि सरकार किसकी बने, मुद्दा जो आपने बहुत बड़ा कहा कि 2024 में विपक्षी दल किस तरह से मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे। नहीं तो सरकार आम आदमी की बने गुजरात में तो अच्छा है, एक विपक्ष का दल मजबूत होकर आएगा। कांग्रेस के लिए तो अच्छा रहेगा, आनंद पानंद केजरीवाल जी को विपक्ष एक साथ हुआ तो कांग्रेस के साथ ही झंडे के नीचे आना है वही। तो बात ये नहीं है, बात सर ये है कि अगर मान लो ये वैचारिक मतभेद या मुद्दों पे लड़ाई और इसमें खत्म नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ जैसे चैनल पे अभी जो चल रहा है पूरा विवाद, इस तरह का विवाद ही बड़ी मैंने खुद नहीं देखा है जी, बड़ी मीटिंगों में जब होता है पूरा हालात इस तरह के ही बन जाते हैं। अगर मान लो यही हालात रहे और चला मुद्दा, तो वीपी सिंह जी जैसे सरकार ही आपको देश के सामने आएगी थोड़े दिन की। आज जो है, अगर आप जो गांधी परिवार की बात करें, मोदी आज लड़ाई दो में, या तो गांधी परिवार, आप कहीं भी जाओ, किसी भी जाओ, गांधी परिवार का नाम आएगा, या अमित शाह जी और मोदी या इनका नाम आएगा। तो देश में जो राजनीतिक मुकाबला इस टाइम चल रहा है वो मुख्य रूप से तो गांधी परिवार और मोदी जी अमित शाह के बीच में ही चल रहा है। तो माने या ना माने, ये बात सही है कि धीरे धीरे अपने पानी दे दे के पौधे को केजरीवाल जी बड़ा कर रहे हैं। पंजाब में वो अच्छा बड़ा कर पाए, गुजरात में वो जा रहे हैं, उनकी 10 के करीब राज्यसभा में है और 2 राज्यों में उन्हें चुनाव है, कुछ सीट है इधर भी, एक 2 है, गोवा में भी सीट है। तो ये सही है कि उन्होंने अपनी उपस्थिति वो दर्ज करा रहे हैं। एक तो थोड़ी 2-4 सीट लेके उपस्थिति दर्ज कराना और एक पूरी तरह सरकार बनाना, बड़ा अंतर है। तो सर इसमें एक दल नहीं है कि आप बैठ गए कुर्सी पर और विवाद खत्म हो गया, चलो जी समझौता हो गया। इसमें मुख्य रूप से जो लड़ाई सामने भी आएगी वो नीतीश कुमार को कांग्रेस कितना ही संबंध हो, नीतीश कुमार जी कांग्रेस कैसे स्वीकार करेगी, या केजरीवाल जी कैसे स्वीकार करेंगे। उनकी तो 2 राज्यों में सरकार चल रही है बड़ी दबंगता से। वो कहेंगे भाई मुझको भी चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनूं।
तो यही एक स्थितियां बनेंगी। क्योंकि देखिए दो बातें हैं, अगर मोदी जी लगते हैं कि इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, चुनी सरकारों को गिरा रहे हैं और भविष्य हमारा क्या होगा, अगर राजनीतिक दलों को ये लगता है तो उस वक्त तो ये एकजुटता हो सकती है, वैचारिक रूप से नहीं है। अगर वास्तव में विपक्ष एकजुट होगा तो बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। लेकिन अगर इसी तरह से बिखरा होगा तो मुझे लगता है कि अमित शाह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, बहुत सोच समझ करके बोल रहे हैं और वो जानते हैं कि स्थितियां क्या बन सकती हैं, इस हिसाब से वो कह रहे हैं। 50 नहीं तो आप जब तक भी हो सकती है। ये भी तो बात 24 की है कि 24 में चुनौती का सामना विपक्ष कैसे कर पाएगा, क्या एकजुट हो पाएगा? क्योंकि आज भी सवाल तैर रहा है और तैरता रहेगा कि क्या विपक्ष 2024 में एकजुट हो पाएगा, और अगर एकजुट हो पाएगा तो क्या मोदी को टक्कर दे पाएगा, और टक्कर दे पाएगा तो आगे बीजेपी की रणनीति होगी क्या? इंटरेस्टिंग हो इलेक्शन। मैं माफी चाहूंगा शास्त्री साहब, समय का अभाव, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, मैं किसी दिन फिर लूंगा। तो चलिए तमाम एक लाइन सिर्फ बोलना चाह रहा था, सिर्फ एक लाइन बोलना चाह रहा था, वो ये कि जब आप